क्या आपने कभी सोचा है कि एक घर का बिजनेस घर के लोग ही संभालते हैं? जैसे कि एक किराने की दुकान या कोई भी व्यवसाय एक ही परिवार के सदस्य चाचा ताऊ मामा चला रहे हो। यही है HUF, जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के रूप से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा हिंदू संयुक्त परिवार, जहां जो मेल होता है वो कर्ता होता है। स्टार्टिंग से ही यहाँ पे हर एक मेल मेंबर ही बिजनेस को या व्यवसाय को कंटिन्यू रखता है, इसलिए हम इसको जानते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के नाम से। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के रूप में जानते हैं। तो इसका अभिप्राय उन व्यवसाय से है जिनका स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। जैसे कि हमारे कोई व्यवसाय होता है जो हमें विरासत में मिला हो, लाइक जो हमारे दादा या उनके पेरेंट्स करते आए हो और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, और जिसमें उसकी खासियत ये है कि हर जो मेल मेंबर रहेगा वही इसका करता रहेगा, करता धरता एक मेल मेंबर को ही ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो इसी को हम दो ग्रुप में देखते थे, सबसे पहले मिताक्षरा और दया भावना के रूप में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कानून बने हुए हैं। तो इसका अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व एवं संचालन, ठीक है, ओनरशिप और जो एग्जीक्यूशन है वो कौन कर रहा है? संयुक्त परिवार के सदस्य करते हैं, ठीक है। सदस्यों में कौन आएगा? मेल, जो कर्ता मेंबर होगा वो कर रहा है। इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा होता है। कैसे? जो इंडियन लॉ है या हिंदू लॉ है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। परिवार विशेष में जन्म लेने वाला वह व्यक्ति व्यवसाय के सदस्य बन जाता है। जैसे कि आपका कोई बिजनेस था जो आपके दादाजी संभाल रहे थे, दादाजी के बाद पापा के में आ गया, पापा अब बेटे को ट्रांसफर करेंगे, तो जो मेल हिंदू मेंबर है उसको सौंपी जाती है जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो जिसको ही हम संयुक्त परिवार के व्यवसाय के रूप में जानते हैं। अब चलिए इसका हम लक्षण देखते हैं। सबसे पहले कुछ फीचर्स पे इसकी हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले निर्माण, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्य एवं वह पैतृक संपत्ति जो ने विरासत में मिली हो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात करें पैतृक, पैतृक मतलब जो पिता से प्राप्त हुई हो, कोई भी संपत्ति जो हमें पिता से प्राप्त हो रही है, और परिवार में कम से कम कितने सदस्य की? 2 सदस्य, और हमें विरासत के रूप में, जैसे कोई बिजनेस था पुरखों से चला आ रहा है, कई बार आपने सुना होगा कि बहुत पुरानी दुकान है या व्यवसाय है जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस चला आ रहा है, या हमारे दादा परदादा उनके चलाते थे, ठीक है। तो इसमें 2 सदस्यों की जरूरत है जो उन्हें विरासत में मिले ही हो, और इनका होना आवश्यक है, ठीक है। क्या ये कंपलसरी कंडीशन है? तो व्यवसाय के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जो ये बिजनेस कैसे पास हो रहा है? मेल टू मेल, एवरी जो मेल मेंबर होगा उसको विरासत के तौर पे ये बिजनेस प्राप्त हो रहा है कि आप इसको आगे बढ़ाएं, इस व्यवसाय को। तो चलिए देखते हैं इसमें दायित्व क्या है, लाइबिलिटी क्या रहेगी इसमें। तो कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का दायित्व व्यवसाय की सह समांशी संपत्ति में उनके अंश तक सीमित होगा। जितना परसेंट ऑफ अंश मतलब शेयर सिर्फ कर्ता को छोड़े, कर्ता इज द मेल हेड ऑफ द फैमिली, तो उसको छोड़ के बाकी जो सदस्य हैं उनका दायित्व कैसा? अंश तक, जितने उन्होंने शेयर्स लिए हैं या जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उतने तक ये सीमित रहेगा उनका दायित्व। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। निरंतरता, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो कर्ता की मृत्यु होने पर व्यवसाय चलता रहता है, ठीक है। अब क्या है, पहले एकल में क्या हो रहा था कि अगर उसका ओनर मर रहा था तो वो व्यवसाय खत्म हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कर्ता की मृत्यु के बाद बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आयु का अगला सदस्य कर्ता का स्थान ले सकता है। मतलब अगर दादाजी की डेथ हो गई किसी परिवार में, तो उसके बाद पिताजी आएंगे, तो पिताजी वो स्थान ले सकते हैं और उस बिजनेस को प्रारंभ रख सकते हैं, जिससे व्यवसाय में स्थिरता आती है, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहती है कि वो अगला मेल मेंबर जो है उस फैमिली का वो बिजनेस को कंटिन्यू रख रहा है। फिर है नाबालिग सदस्य, जिसको हम बोलते हैं माइनर मेंबर, ठीक है। माइनर कौन है? जो 18 वर्ष की आयु से कम है। तो व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश
संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण होता है, इसलिए नाबालिग भी व्यवसाय के सदस्य हो सकते हैं। वैसे अगर अब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें, वहां पे माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल होता है, वॉइड होता है, ठीक है, शुरू से ही प्रतिबंधित होता है। लेकिन यहाँ पे जो है माइनर मतलब जो 18 वर्ष से कम की आयु का है वो भी किसी भी बिजनेस में पार्ट ले सकता है, क्योंकि वो सदस्य ही हम देख रहे हैं उसको सदस्य के तौर पर, तो वो भी एक मेंबर हो सकता है, ठीक है। फिर है नियंत्रण, फिफ्थ हम बात करें कंट्रोल की, तो परिवार के व्यवसाय पर कर्ता का नियंत्रण होता है, ठीक है। कर्ता कौन है? मेल हेड, जो भी मेल हेड ऑफ जो हेड है फैमिली का, मेल मेंबर, वो क्या होगा? कर्ता के रूप में होगा। तो वही सब निर्णय लेता है, वही व्यवसाय प्रबंध के लिए अधिकृत होता है। तो सारे डिसीजन मेकिंग कौन है? करता है, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है और वही सारे अधिकृत होता है। तो उसके निर्णयों से दूसरे सभी सदस्य बाध्य होते हैं। वो जो डिसीजन ले रहा है, जैसे एक मैनेजर एक डिसीजन लेता है तो उसके जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो उससे बाध्य होते हैं। तो उसी तरह जो कर्ता यहाँ पे हेड है, वो जो डिसीजन लेगा उससे सारे जो सदस्य हैं वो उन पे वो डिसीजन लागू होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसके कुछ गुण हैं जिसको हम मेरिट्स डीमेरिट्स, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के थे, इसमें भी मेरिट्स है डीमेरिट्स हैं। तो सबसे पहला है प्रभावशाली नियंत्रण, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कंट्रोल। तो कर्ता के पास निर्णय लेने के पूरे अधिकार होते हैं, फुल डिसीजन मेकिंग पावर होता है कर्ता, मेल जो हेड मेंबर है उसके पास। इससे सदस्यों में पारस्परिक मतभेद नहीं होता, ठीक है। जो आपस में उलझने या मतभेद या झगड़े हो रहे हैं ये दूर होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भी उनके निर्णय लेने के अधिकार से हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। क्योंकि एक फैमिली है, फैमिली में जैसे हेड फैमिली के डिसीजंस को लेके कोई भी डिसीजन ले रहा है, उसी तरह बिजनेस को लेके लेना है, तो कोई भी किसी भी तरह का इंटरफेरेंस किसी भी सदस्य का यहाँ इन्वॉल्व नहीं होता। फिर दूसरा है स्थायित्व, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी बिजनेस एग्जिस्टेंस। तो कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कर्ता की डेथ हो जा रही है तो उस पे बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट जो मेल मेंबर होगा, हेड होगा, वो उसकी जगह ले सकता है, ठीक है। तो क्योंकि सबसे अलग सबसे अधिक आयु का व्यक्ति उसका स्थान ले सकता है। जैसे दादाजी की मृत्यु हो रही है तो पिताजी वो व्यवसाय को संभाल सकते हैं, उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। फिर थर्ड है सदस्यों का सीमित दायित्व, जिसको बोलते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो कर्ता को छोड़कर अन्य सभी समनादियों का दायित्व व्यवसाय में उनके अंश तक सीमा होता है। जितने परसेंट का उनका शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग, जितने, जैसे किसी ने पिताजी ने 50% ले रखा है, मम्मी या अन्य सदस्य जो हैं वो अन्य मेंबर्स हैं वो 30% है, तो जितने प्रतिशत उनका शेयर होगा उतनी उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। इसलिए उनके जोखिम स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। तो जो रिस्क बियरिंग है और जो इसको लेके डिसीजंस हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है अन्य सदस्यों की, कर्ता को छोड़ के, एक्सेप्ट कर्ता। फिर फोर्थ है निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि, तो इंक्रीज लॉयलिटी एंड कोऑपरेशन। तो व्यवसाय का विकास परिवार की उपलब्धि होती है, ठीक है। अगर कोई हम बिजनेस में सफल हो रहे हैं तो वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो उसी तरह अगर कोई बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं तो परिवार ने कुछ उपलब्धि, क्योंकि सबका सपोर्ट और एफर्ट्स रहते हैं तो उपलब्धि होती है, इसलिए उनके लिए ये गर्व की बात होती है। इससे सभी सदस्यों का श्रेष्ठ सहयोग प्राप्त होता है, ठीक है। जो कॉपरेशन होता है वो 100% होता है, तो हम क्या है नेक्स्ट जो बिजनेस को कई अगले लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ निष्ठा और सहयोग में वृद्धि के रूप में हमें इसको गुण देखे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सीमाएं, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी, जैसे मेरिट्स होते हैं वैसे डीमेरिट्स, तो डीमेरिट्स के रूप में इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहला है सीमित संस्थान, जिसको बोलते हैं हम लिमिटेड रिसोर्सेस। तो यह व्यवसाय मूल रूप से पैतृक संपत्ति पर आश्रित होता है, क्या? क्योंकि जो संपत्ति हम विरासत में प्राप्त कर रहे हैं उस पे ये आधारित होता है, इसीलिए इसके सामने सीमित पूंजी की समस्या रहती है, लिमिटेड कैपिटल रहती है। कैपिटल मतलब पैसा लिमिटेड, क्योंकि हमने अपने विरासत में प्राप्त किया है। जो उनका बिजनेस था दादा या उनके परदादा को, उन्होंने वो अपने बिजनेस में लगा दिया, वही आपको मिल रहा विरासत में। तो क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी, पूंजी जो उन्होंने लगाई हो वो अपने बिजनेस पे लगाई होगी। तो लाइबिलिटी कैसी है, दायित्व यहाँ लिमिटेड है। इससे व्यवसाय का विस्तार की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि पैसे या फंडिंग कोई भी बिजनेस का आधार होता है, कमी है तो वो विस्तार के लिए, अगर आप सोचो इसमें मैं कुछ नया खोल लूं तो उसकी कमी या अभाव हो सकता है। फिर दूसरा है कर्ता का असीमित दायित्व, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता।
तो कर्ता पर न केवल निर्णय लेने एवं प्रबंध करने के उत्तरदायित्व का बोझ होता है, बल्कि उस पर सीमित दायित्व का भी भार होता है। ठीक है, तो अब यहाँ कर्ता की लायबिलिटी की हम डिस्कशन करें तो कर्ता पर न केवल निर्णय मतलब वो डिसीजन मेकिंग भी है और उसका दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। ठीक है, बोझ होता है, बल्कि उस पर सीमित लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसकी सीमित दायित्व उसका भी होता है। व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उसकी निजी संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। हमने यहाँ पढ़ा था कि यहाँ पे कितना अन्य सदस्यों का कैसा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग, जो उनके अंश है उसके आधार पर होता है। एक्सेप्ट करता, अब कर्ता का क्या, अगर हानि हो गई कोई भी व्यवसाय में तो उसकी जो निजी संपत्ति है, जैसे उसकी कोई लैंड है, मशीनरी, उसको बेच के वो उन हानियों को पूरा कर सकता है व्यवसाय में, क्योंकि उसका अन्य सदस्यों से अलग होता है, दायित्व जो होता है कर्ता का वो अलग होता है। फिर थर्ड है कर्ता का प्रभुत्व, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। तो कर्ता अकेला ही व्यवसाय का प्रबंध करता, सोल मैनेजमेंट, यहाँ पे कर्ता को हमने हेड माना है, तो वो क्या है, पूरा सारे जो मेंबर्स है उसके डिसीजन पे ही निर्भर करते हैं, तो हमें उसको सोल यहाँ पे जो प्रबंधन करेगा वो खुद ही करेगा, जो कभी कभी अन्य सदस्यों को स्वीकार नहीं होता। कई बार जो डिसीजंस होते हैं वो हो सकता है कि अन्य सदस्यों को स्वीकृति ना मिले या कुछ उनको मनमुटाव या किसी भी तरह का वो हो सकता है, तो उससे उनमें टकराव हो सकता है। मतलब फैमिली बिजनेस है तो बिजनेस डिस्प्यूट्स या फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पर। सीमित प्रबंध कौशल, लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल, मैनेजरियल स्किल। तो ये आवश्यक हो तो नहीं कि कर्ता से सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ हो, इसलिए व्यवसाय को उसके मूर्खतापूर्ण निर्णयों से परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब क्या है, विरासत में मिला, दादाजी या परदादाजी जो अपने एक्सपीरियंस से चला रहे थे, कई बार यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या किसी भी कारण बिजनेस पे अगर हानियां हो रही तो वो गलत डिसीजन के कारण, एक व्यक्ति के कारण सारे बिजनेस या परिवार के सदस्यों को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस के तौर पे थे। यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। इस बिजनेस की खास बात ये है कि यहाँ जन्म से ही सदस्यता मिलती है, लेकिन अधिकार लिमिटेड होते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि जब दोस्त बिजनेस करते हैं या साझेदारी करते हैं तो वो कैसा होता है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, और डिटेल जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूके एजुकेशन ऐप। थैंक यू वेरी मच।